सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में मैं दो टॉपिक डिस्कस करूंगा। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे विस्थापित कश्मीरी पंडितों के विषय में। समझेंगे कि कश्मीरी पंडितों का विस्थापन क्यों हुआ था, वह घटनाक्रम क्या था, और समझेंगे कि आखिर सरकार इस समय उनके पुनर्वास के लिए जो योजना लेकर आई है उसमें कौन कौन सी चुनौतियां नजर आती हैं, और विस्थापित कश्मीरी पंडितों का मुद्दा क्यों चर्चा में बना हुआ है। वह जो दूसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे वेनेजुएला और कोलंबिया के विषय में, और समझेंगे कि कोलंबिया ने जो कदम उठाया है उससे इस क्षेत्र में कैसे तनाव भी बढ़ सकता है और शांति भी स्थापित हो सकती है। समझेंगे कि आखिर पूरा मुद्दा क्या है। आइए इन्हीं दोनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विस्थापित कश्मीरी पंडितों के विषय में। यह देखिए, जो उत्तर वाला क्षेत्र है, इसको आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर दो यूटी अर्थात यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित क्षेत्र हैं। एक का नाम है लद्दाख, दूसरे का है जम्मू कश्मीर। इसको हम बड़े मैप के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला यूटी वाला जो क्षेत्र इसको दिखाया गया। ये उत्तर वाला जो क्षेत्र है यह है कश्मीर घाटी का क्षेत्र, और ये जो साउथ वाला क्षेत्र है ये जम्मू क्षेत्र है। जम्मू क्षेत्र का मतलब जम्मू का अंतर्गत आने वाला यह क्षेत्र है। तो आपको पता है कि जम्मू और कश्मीर वर्तमान समय में एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह एक यूटी के रूप में कब अस्तित्व में आया, तो यह आया था जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के माध्यम से, और यह जो अधिनियम था यह प्रभावी हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को। इसीलिए जब आप देखेंगे एक यूटी के रूप में इसका निर्माण कब हुआ, तो आपको डेट मिलेगी 31 अक्टूबर 2019 की। इस केंद्र शासित क्षेत्र में कुल 20 जिले हैं, और इसका जो क्षेत्रफल है लगभग इतना है 42,241 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की जो जनसंख्या है वह लगभग 1.2 करोड़ है। इस केंद्र शासित प्रदेश का जो उत्तरी भाग है वह कश्मीर के नाम से या कश्मीर घाटी के नाम से जाना जाता है, और जो दक्षिण का भाग है उसको जम्मू के नाम से जानते हैं। इसमें कश्मीर घाटी जो क्षेत्र है वहां का जनघनत्व तो क्या है, ज्यादा। कुछ बेसिक चीजें हमने समझ ली हैं। अब समझते हैं हम कश्मीरी पंडितों के मुद्दे। तो हुआ क्या था कि 1947 के बाद से ही यहाँ पर जो हिंदू समुदाय के लोग थे उनको यह डर सता रहा था कि आखिर वह यहाँ से किसी दूसरे क्षेत्र में जाएं या फिर यहीं पर है। लेकिन उस समय जो तनाव था या जो भी उस समय के मुद्दे थे वह जो है कि इंडिया और पाकिस्तान को लेकर थे या फिर जम्मू कश्मीर की रियासत को लेकर थे। और उस समय जो लोग यहाँ की राजनीति में भाग ले रहे थे या जो कार्य कर रहे थे उनका जो दृष्टिकोण था वह सांप्रदायिक नहीं था, इसलिए हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा बहुत ज्यादा नहीं बन पाया। तो यहां पर जो बदलाव आता है वह आता है 1980 में। 1980 में जम्मू कश्मीर राज्य के जो मुख्यमंत्री थे वह थे शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला यहां के सबसे प्रमुख नेताओं में से रहे हैं, आपको पता है। और 1980 से पहले लगभग यहां पर 30 वर्ष तक यह राजनीति कर चुके थे। यहां की राजनीति में इनकी अच्छी पकड़ थी, लेकिन 1980 के आते आते इनकी जो पकड़ है वह कमजोर पड़ने लगी, और जब कमजोर इनकी पकड़ होने लगी तो शेख अब्दुल्ला क्या हुए, कम सेकुलर हो गए, अर्थात इनके अंदर क्या हुआ, धार्मिक चीजें आने लगी। अब इससे क्या हुआ, जब ये कम सेकुलर हो गए तो इन्होंने पंडित समुदाय जो कि हिंदू समुदाय का एक भाग है, इनको क्या कहा, मुखबिर कहा और बाहरी कहना प्रारंभ कर दिया, बहुत छिटपुट रूप में। लेकिन यहां से एक बीज दिखाई देता है कि इन्होंने कहा कि हिंदू क्या है, मुखबिर हैं, बाहरी लोग हैं। और इसके साथ क्या हुआ कि जो भेदभाव है पंडित समुदाय के साथ वह थोड़ा सा बढ़ने लगा। और 1990 में यह जो यहां पर चिंगारी उत्पन्न की गई थी 1980 के प्रारंभ में, वह क्या होता है, कश्मीरी पंडितों के पलायन के रूप में दिखाई देती। समझाऊंगा एक एक घटनाक्रम। यहां पर हमने ब्रीफ किया है कि आखिर जो कश्मीरी पंडित हैं वह जो है कि 1950 से लेकर 1980 तक सब कुछ ठीक ठाक चल
चल रहा था, छिटपुट घटनाओं के बावजूद यहाँ पर सभी लोग मिलजुल कर रहते थे, अमन और चैन था। लेकिन एक राजनीतिक घटनाक्रम ने सभी चीजों को बदलना शुरू कर दिया और उसमें एक बड़ा नाम आता है शेख अब्दुल्ला का। 1982 में शेख अब्दुल्ला की मृत्यु हो गई और उसके बाद इनकी जो पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसके प्रमुख बने फारूक अब्दुल्ला। और फारूक जो अब्दुल्ला बने, यह क्या हुए कि वो 1983 अर्थात एक वर्ष बाद जब चुनाव हुआ तो इस चुनाव में इन्होंने जीत हासिल की और मुख्यमंत्री भी बने। अब जब यह मुख्यमंत्री बन गए तो उसी समय केंद्र की जो कांग्रेस सरकार थी वह ये नहीं चाहती थी कि फारूक अब्दुल्ला सरकार के साथ वह कार्य करे। इसके कारण कांग्रेस सरकार, जो केंद्र की सरकार थी, इन्होंने क्या किया, शेख अब्दुल्ला के दामाद जो थे जिनका नाम था गुलाम मोहम्मद शाह के साथ मिलकर फारूक अब्दुल्ला की सरकार को गिरा दिया। ये जो घटनाक्रम है इनका बहुत बड़ा जो है कि रोल है इस पूरे घटनाक्रम में, अर्थात कश्मीरी पंडित समुदाय के मुद्दे में, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो अब हुआ क्या कि 1983 में जैसा कि हमने बताया, यहां पर क्या हुआ, चुनाव हुआ, जीत किसको मिली, फारूक अब्दुल्ला को। लेकिन फारूक अब्दुल्ला के साथ केंद्र सरकार अपने आप को कंफर्ट फील नहीं कर रही थी और इसके कारण क्या हुआ कि यहां पर जो है कि सत्ता जो है कि हटा दी गई और उन्हीं के दामाद क्या हुए, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। कुल मिलाकर यह जो जुलाई 1984 से लेकर मार्च 1986 तक यहां पर कई ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण हिंदू समुदाय में एक डर पैदा हो गया। और ये जो घटनाएं हो रही हैं, ध्यान दीजिएगा किसके समय हो रही हैं, यह हो रही हैं गुलाम मोहम्मद शाह के काल में, जिसको समर्थन प्राप्त था केंद्र की कांग्रेस सरकार का। अब हिंदू समुदाय में क्या हो रहा था, एक डर पैदा हो रहा था। और डर इसलिए पैदा हो रहा था क्योंकि इस समय मुस्लिम हेट स्पीच का जो दायरा था वो बढ़ने लगा। मंदिरों पर कई जगह हमले हुए, अर्थात हिंदुओं को टारगेट किया गया। और इसमें जो मुख्यमंत्री थे इन्होंने कोई कठोर कदम नहीं उठाया। इससे क्या हुआ कि जो डर 1980 में शेख अब्दुल्ला ने उत्पन्न किया था, धीरे धीरे और क्या होगा, बढ़ने लगा। जब और बढ़ने लगा तो इससे क्या हुआ, केंद्र सरकार की जो राजीव गांधी सरकार थी, अर्थात कांग्रेस की जो राजीव सरकार थी, वह नाराज हो गई और मार्च 1986 में जो गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार थी, इसको गिराकर फिर से क्या हुआ, फारूक अब्दुल्ला की सरकार बनाई गई। कुल मिलाकर केंद्र क्या कर रहा है, अपने स्तर पर, राजनीति के स्तर पर यह जो बढ़ता हुआ तनाव है हिंदू मुस्लिम, उसको कम करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन कोई कठोर कदम नहीं उठाया जा रहा या कोई एक स्थायी विकल्प नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से तनाव क्या हो रहा, बढ़ रहा। कुल मिलाकर मार्च 1987 में जब यहां पर चुनाव हुए तो इसमें क्या हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर एक साथ चुनाव लड़ा। और इसको नेतृत्व कौन कर रहे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, वह कर रहे थे फारूक अब्दुल्ला। और विपक्ष में क्या हुआ, एक नया घटनाक्रम हुआ और वह हुआ कि एक मुस्लिम जो है कि मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट नाम का एक संगठन बना। और यह वह लोग थे जो कट्टर विचारधारा रखते थे, केंद्र और राज्य की सरकार से असंतोष था इन लोगों को। और इन्होंने कहा कि हमें क्या करना है कि जम्मू और कश्मीर वाले क्षेत्र में अमन और चैन लाने के लिए अपने हाथ में सत्ता लेना है। और अपने हाथ में सत्ता लेने के लिए उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह जो मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट था, इस संगठन के कई नेता बाद में जो है कि आतंकवादी बन गए। आतंकवादी इसलिए बन गए क्योंकि वह चुनाव के माध्यम से जीत नहीं पाए। तो हुआ क्या, हमने क्या बताया आपको कि 1987 में यहां पर क्या हुआ, फिर से जो है कि चुनाव हुए। इन चुनावों में जो है कि जो एनसी अर्थात नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को भारी बहुमत मिला और जो नया गठबंधन बना था मुस्लिम समुदाय का, उसको केवल 4 सीटें मिली। अब जब 4 सीटें मिली तो यह जो मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट था, इसने कहना यह चालू कर दिया कि इस चुनाव में क्या हुआ है, धांधली हुई है और जनता के एक बड़े वर्ग को उसने अपनी ओर आकर्षित किया और कहा कि यह जो चुनाव है यह ट्रांसपेरेंट नहीं है और यहां पर जो केंद्र सरकार है या फिर जो फारूक अब्दुल्ला की सरकार है वह अमन चैन नहीं चाहती है या फिर जो मुस्लिम समुदाय के जो हित हैं उसको इग्नोर कर रहे। इस तरह की बातें जब वहां पर चलने लगी तो क्या हुआ कि यहां पर कट्टरता बढ़ने लगी। जैसा कि हमने बताया, यह जो लोग थे
जो मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के लोग थे ये थोड़ा सा कट्टर थे, और थोड़ी सी इनकी कट्टरता ने क्या किया, उस समय की परिस्थितियों में जो है कि जैसे हम कहते हैं आग में घी डालना, उस तरह का कार्य किया। और यह इस वजह से हो पाया क्योंकि जो 1980 का दशक है यहाँ पर कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे, और इन परिवर्तनों में न सिर्फ आंतरिक कारण अर्थात जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र के थे, बल्कि कुछ बाहरी कारण भी थे, जिससे यहाँ पर क्या हो रहा था, इस्लाम का जो एक बहाव है वो काफी तीव्र गति से हो रहा था। और जब हो रहा था तो चुनाव में जब इनको हार मिली तो इन्होंने क्या किया, उनकी कट्टरता को और बढ़ा दिया, क्योंकि चुनाव में क्या हुआ था, इनको हार मिली थी। और जो 1980 का हम दशक देखते हैं तो आपको पता है कि अफगानिस्तान, ईरान और जो खाड़ी क्षेत्र हैं यहां पर जो जिहादी संगठन है वो मजबूत हो रहे थे, और वह ये कह रहे थे कि हम क्या करेंगे, संघर्ष के माध्यम से सत्ता में परिवर्तन करेंगे। ईरान में सत्ता परिवर्तित हो भी चुकी थी, इसलिए जो यहां जिहादी संगठन थे, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, पाकिस्तान में या किसी क्षेत्र में हो, वहां पर क्या हो रहा था कि एक जो नया नया यूथ आया था उसके सामने विकल्प था कि वो क्या कर सकता है, संघर्ष के माध्यम से सत्ता अपने हाथ में ले सकता है। आपको सऊदी अरब का उस समय का रोल भी देखना चाहिए। सऊदी अरब क्या कर रहा था, जो वहाबी विचारधारा है, जो एक रूप से कट्टर विचारधारा का समर्थन करता है, इसको बढ़ावा दे रहा था, और कश्मीर वाले क्षेत्र में इसको प्रवेश करवाया गया पाकिस्तान के माध्यम से। अर्थात जो कट्टरवादी विचारधारा है जो उसको क्या करवाया गया, कश्मीर वाले क्षेत्र में प्रवेश करवाया गया, और ये कहां से आया, पाकिस्तान की बदौलत यहां पर पहुंचा। कुल मिलाकर अगर देखें तो जो मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट है वह क्या हो चुका था, हार चुका था। यहां पर जो कट्टरपंथी विचारधारा है वह प्रसार कर रही थी अपना, और साथ ही साथ जो हमारे पड़ोसी क्षेत्र के हैं, खासकर जिसमें पाकिस्तान का रोल है, वह क्या कर रहा था, हमारे यहां तनाव बढ़ाने का प्रयास कर रहा था, और इन्हीं प्रयासों में वह सफल भी हुआ। और इसी का नतीजा हमें दिखाई देता है कि JKLF और जमात ए इस्लामी कश्मीर नामक संगठनों को पाकिस्तान ने POK अर्थात पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर क्षेत्र में न सिर्फ ट्रेनिंग दे, हथियार मुहैया करवाया, बल्कि उन लोगों को कश्मीर घाटी में अस्थिरता उत्पन्न करने के लिए हर तरह से सहायता दी। अब इससे हुआ क्या कि इस तरह से पाकिस्तान के सहयोग से यहां के युवाओं में, जिनमें गुस्सा था, जिनको यह कहा गया था कि चुनाव में धांधली हुई है, इन सब चीजों से क्या हुआ कि युवाओं ने क्या किया, हथियार उठा लिए, और बहुत से युवाओं के हाथों में AK-47 यहां पर आ चुकी थी। और इन संगठनों का उद्देश्य क्या था कि कश्मीर को क्या किया जाए, पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए, और कट्टरता को बढ़ावा दिया जाए, और जो कश्मीर में क्षेत्र में शासन किस हिसाब से चलाया जाए कि मुस्लिम परंपराओं के हिसाब से चलाया जाए। स्वाभाविक है भारत सरकार और भारत सरकार का मानने वाला जो संविधान है वह इसकी इजाजत नहीं देता था। इसलिए इन संगठनों ने यहाँ की जनता को गुमराह करना प्रारंभ किया और सरकार से नाराज लोगों को अपने पक्ष में किया। और यह जो संगठन था इसने अपनी कट्टरता को बढ़ाकर हर उस व्यक्ति को धमकाया जो यह कहता था कि हमें भारत के साथ रहना है। कुल मिलाकर जो 1980 में शेख अब्दुल्ला ने कहा था कि ये जो बाहरी लोग हैं, अब वो बाहरी लोगों के प्रति यह जो गुस्सा है यह बढ़ने लगा, और तथाकथित यहाँ के जो नेता थे उन्होंने क्या किया, अपने जीत के लिए या फिर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए कहा कि हमें क्या करना है, यहां पर संघर्ष को बढ़ाना है। अब इन संगठनों और दलों का जो निशाना बने वह थे कश्मीरी पंडित, जो कि हिंदू थे और पूरी घाटी में बिखरे हुए थे, अच्छे पदों पर विराजमान थे, लेकिन एक जगह नहीं थे। अर्थात अगर आप देखेंगे तो प्रत्येक गांव में आपको 5-10 घर जरूर मिल जाते, लेकिन संगठित रूप में यह नहीं रहते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि 1980 के जो प्रारंभ में जो बीज बोया गया था, इसका जो है कि रूप जो है कि या पौधा, इसका फल जो है कि 1988 तक आते आते दिखाई देने लगा, और यहां पर इस समय तक सांप्रदायिकता जो है कि क्या कर चुकी थी, अपना चरम रूप धारण कर चुकी थी। और इसी बीच क्या होती हैं, घटनाएं प्रारंभ होती हैं। अर्थात 1980 से डरा हुआ आ रहा जो कश्मीरी पंडित है, अब उसके सामने कुछ ऐसी घटना
घटनाएं होंगी कि वह क्या करेगा, यहां से विस्थापित होने का निर्णय लेगा। तो इसी में 14 सितंबर 1989 को पंडित टीकालाल टपलू को दिन दहाड़े मार दिया गया, जो कि उस समय के नवगठित बीजेपी पार्टी के एक नेता थे। 2 अक्टूबर 1989 को रिटायर्ड जज पंडित नीलकंठ गंजू को मार दिया गया। दिसंबर में फिर ऐसी घटना होती है और दिसंबर 1989 में क्या हुआ, गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी का अपहरण कर क्या किया गया, 5 आतंकियों को छुड़ा लिया गया। इससे आतंकियों का जो मनोबल है वो क्या होगा, बढ़ने लगा। इसी तरह से 27 दिसंबर 1989 को प्रेमनाथ भट्ट को मार दिया गया। जनवरी 1990 के प्रारंभ में यहां पर केंद्र सरकार ने क्या किया, जगमोहन को यहां का गवर्नर बनाने का निर्णय लिया। लेकिन ये जो जगमोहन थे, इनकी फारूक अब्दुल्ला के साथ क्या थी, नाराजगी थी और इससे नाराज होकर मुख्यमंत्री पद से इन्होंने क्या कर दिया, जो है कि इस्तीफा दे दिया। और जब यहां पर इन्होंने इस्तीफा दिया तो इस समय सरकार में कोई नहीं रह गया, अर्थात जो जगमोहन थे वह अभी गवर्नर नहीं बन पाए थे और मुख्यमंत्री ने क्या किया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो कुल मिलाकर घटनाएं हो रही हैं और दूसरी तरफ जो सरकार की अस्थिरता है वह बढ़ती जा रही है। और इसी में क्या होता है, एक दिन आता है 4 जनवरी 1990 को एक उर्दू अखबार में हिजबुल मुजाहिदीन ने एक खबर छपवाकर पंडितों को चेतावनी दी कि वह घाटी छोड़ दें, अन्यथा उनके बच्चों को टारगेट किया जाएगा। अब पंडित परिवारों की जो है कि लिस्ट सार्वजनिक होने लगी, उन्हें खुलेआम चेतावनी दी जाने लगी। कई परिवारों पर अचानक हमले हुए, घरों पर बम फेंका गया और कुछ धार्मिक नेताओं ने कट्टर भाषण अपने देने जो है कि सार्वजनिक रूप से चालू कर दिए। अब इससे क्या हुआ, धीरे धीरे जो कश्मीरी पंडितों के अंदर डर था वह काफी व्यापक रूप धारण कर चुका था। इसी में समय आता है 19 जनवरी 1990 को और शाम को घाटी के अधिकांश मस्जिदों में माइक के माध्यम से भड़काऊ संदेश दिए गए और पंडितों को घाटी छोड़ने की चेतावनी दी गई। इसके साथ ही पाकिस्तान जिंदाबाद और इस्लामियत जिंदाबाद के नारे लगाए गए और यह कहा गया कि अगर पंडित समुदाय जो है कि यहां से घर अपना खाली नहीं करते, छोड़कर नहीं जाते हैं, तो उनका खुलेआम कत्लेआम होगा और हुआ भी। इस घटना के समय प्रशासन चूंकि लचर रवैया अपनाया, क्योंकि ना तो मुख्यमंत्री पद पे थे ना गवर्नर पद पर थे, और इसी के कारण जो है कि कश्मीरी पंडित जो पहले से ही डर के रह रहे थे, उनके साथ जो है कि लगभग 1 दशक से जो अत्याचार हो रहा था, उन्होंने कहा कि अब हमें यह घाटी क्षेत्र छोड़ देना चाहिए। और इसी के कारण 20 जनवरी की सुबह हजारों की संख्या में पंडितों ने घाटी को छोड़ दिया। बहुत से परिवारों को वहां से एक भी सामान नहीं लाने दिया गया। यह कहा गया कि यहां की प्रॉपर्टी है, आपने यहीं से कमाया है, आपको यहीं छोड़कर जाना होगा। 20 जनवरी 1990 को यहां प्रारंभ हुआ पलायन, जो है कि यहां पर अप्रैल 1990 तक चला। और इसके बाद जो है कि यहाँ पर ऐसा नहीं हो कि सब कुछ शांत हो गया। जो लोग वहाँ पर रुक गए उनके साथ कई तरह की ज्यादतियाँ हुई, कई लोगों की हत्या हुई, नरसंहार की घटना हुई, पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया गया और उसके बाद भी कई लोगों को यहाँ पर मार दिया गया और लगभग एक अनुमान के अनुसार 700 से 800 लोगों को जो है कि अपनी जान गंवानी पड़ी। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि 20 जनवरी 1990 से जो माइग्रेशन प्रारंभ हुआ उसमें 2 से लेकर 3 लाख कश्मीरी पंडितों ने घाटी छोड़ दिया, अपना घर द्वार छोड़ दिया और वो क्या हुए, वह जम्मू में आकर टेंट में रहने लगे और नए सिरे से अपने जीवन को प्रारंभ करने के लिए उन्होंने संघर्ष प्रारंभ कर दिया। इन लोगों की उम्मीद थी कि कुछ माह में यह स्थिति ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और ऐसा ना हो पाने की वजह से यह जो अपने ही देश में क्या हुए, विस्थापित के रूप में रहने लगे। वर्ष 2008 का समय आता है और कश्मीरी पंडितों को दोबारा कश्मीर में बसाने का जो है कि एक निर्णय लिया जाता है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा, और वह कहते हैं कि इनको सरकारी नौकरियां दी जाए, अन्य प्रकार की सहूलियत दी जाए। वर्ष 2010 तक इन्होंने अपनी इस योजना के तहत लगभग 1600 कश्मीरी पंडितों को नौकरियां भी दी, कॉलोनी भी कई जगह बनाई गई, लेकिन फिर भी कश्मीरी पंडित समुदाय जो है कि वहां पर वापस नहीं गया। डर यह था कि पहले जो घटनाक्रम हो चुका है वह घटनाक्रम फिर नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है। हाल के दिनों में कश्मीरी पंडितों ने क्या किया, अब एक नए सिरे से आवाज़ उठानी चालू कर दी है और इसी में अगर कल और परसों का न्यूज़पेपर देखेंगे तो एक कश्मीरी विस्थापित पंडितों का संगठन है जिसका नाम है पनून कश्मीर। इन्होंने मांग की है कि कश्मीर में क्या किया जाए, हिंदुओं के लिए घाटी में, कश्मीर घाटी में ही एक अलग राज्य का निर्माण किया जाए। तो एक तो इसके वजह से जो है कि पंडितों का जो मुद्दा है चर्चा बना हुआ है। दूसरा, यह चर्चा इस वजह से बना हुआ है कि हाल ही में
केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर 2022 प्लान प्रस्तुत किया है, जिसके तहत कश्मीरी पंडितों को घाटी में पुनः बसाया जाएगा। लगभग 25,000 लोगों को नौकरियां दी जाएंगी और अन्य प्रकार के उनको काम दिए जाएंगे और उनको 2022 तक लगभग अधिकांश लोगों को क्या किया जाएगा, कश्मीर घाटी में पुनः उनको वापस भेजा जाएगा, बसाया जाएगा। यह एक कठिन कार्य होगा क्योंकि लगभग 1.5 से लेकर 2 लाख लोगों को यहां पर बसाना होगा। जैसा कि हमने बताया वहां पर जनघनत्व ज्यादा है और साथ ही साथ वहां के जो लोग हैं अभी इतने जो है कि उदार नहीं हो पाए हैं कि वह जो है कि फिर से वहां पर बसने दें। तो कई प्रकार के तनाव है, चुनौतियां हैं। हर यह जो निर्णय है पहला निर्णय नहीं है। वर्ष 2015 में एनडीए गवर्नमेंट ने ही जो है कि सेल्फ कंटेन्ड हैवली गार्डेड कॉलोनी अर्थात एक ऐसी कॉलोनी बनाने का निर्णय लिया था जिसको काफी तरह से प्रोटेक्ट किया जाए और इसके अंदर वो सभी सुविधाएं दी जाएं जो एक व्यक्ति को चाहिए होती हैं। लेकिन यह जो प्रस्ताव था सफल नहीं हो पाया क्योंकि जो विस्थापित कश्मीरी लोग थे, पंडित लोग थे, उन्होंने ही कहा कि हम ऐसे तो एक किले में बंद होकर रह जाएंगे और जैसे ही हम बाहर आएंगे हमको टारगेट किया जाएगा और इससे क्या होगा, तनाव और बढ़ेगा, अर्थात जो मिलजुल कर रहने की भावना है वो खत्म हो जाए। दूसरा, यहाँ पर जो अलगाववादी हैं या जिनको मानना है कि कश्मीरी पंडितों को अब दोबारा नहीं आना चाहिए, उन्होंने भी कहा है कि नहीं, हम इस चीज़ को नहीं होने देंगे। तो वर्ष 2015 की कंडीशन और अब की कंडीशन में काफ़ी अंतर हो चुका है। लेकिन फिर भी यह देखना होगा कि आखिर ये जो सरकार योजना लेकर आई है कितनी सफल हो पाती है। यहाँ पर अभी भी जो है कि सुरक्षा को लेकर, यहाँ पर अभी भी एजुकेशन को लेकर या जो भी सुविधाएं हैं उनको लेकर कई तरह की चुनौतियां बनी हुई हैं। हालांकि यहां पर सबसे अच्छी खबर यह है कि अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद से यहां की जो हिंसा की घटनाएं हैं वो कम हुई हैं, यहां पर शांति स्थापित हुई है, कई ऐसी रिपोर्ट्स का दावा है। और इसी चीज को अर्थात जो कश्मीरी पंडितों को पुनर्वास के लिए यहां पर बढ़ाने की बात है, सरकार की इस योजना के पक्ष में यह भी कहा जा रहा है ये सफल भी हो सकता है। कारण यह है कि अब यहां पर विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है और विकास के माध्यम से जम्मू कश्मीर के प्रत्येक युवा को या अधिकांश युवा को रोजगार देने का प्रयास किया जा रहा है। और यह इस वजह से संभव हो पा रहा है क्योंकि जो जमीन का अधिग्रहण है अब आसानी से हो रहा है अनुच्छेद 370 के बाद से। और यह माना जा रहा है कि जैसे जैसे विकास और उद्योग की गति यहां बढ़ेगी, अब क्या होगा, यहां के जो लोग हैं वह विकास के मुद्दों पर ध्यान देंगे और जो धार्मिक एक संकीर्णता बनी हुई थी वह उससे ऊपर उठ जाए। आपको पता है कि यहां पर जो उद्योग लगाए जाएंगे तो उसके लिए क्या होगा, परमिट की आवश्यकता होती थी। लेकिन अब क्या किया है, यहां पर सरकार ने निर्णय लिया है कि नए उद्योग के लिए पंजीकरण की जो आवश्यकता थी, अनिवार्यता थी, उसको समाप्त कर दिया है। अब सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से 15 जो है कि सेक्टर्स के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल सकता है। और साथ ही साथ 14 फरवरी 2021 अर्थात एक दिन पहले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कश्मीर महानिरीक्षक दीपक रतन ने रविवार को कहा कि अनुच्छेद 370 के प्रावधान निरस्त होने के बाद यहां की कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। इस वजह से सरकार की ये जो योजना है इसके तहत जो है कि जो भी कार्य किए जाएंगे इससे कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास हो सकेगा। आई होप आप समझ पाए होंगे कि पूरा मुद्दा क्या है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर जो कि जुड़ा हुआ है कोलंबिया और वेनेजुएला से। अब देख लीजिए यहां पर ये रहा वेनेजुएला, ये रहा आपका कोलंबिया। इन दोनों की बाउंड्री को देखिए, यह काफ़ी बड़ी बाउंड्री शेयर करते हैं और ये जो बाउंड्री शेयर करते हैं इसी की वजह से क्या हो रहा है, ये जो वेनेजुएला है यहाँ से लोग निकलकर कोलंबिया जा रहे हैं, गुयाना जा रहे हैं, ब्राज़ील जा रहे हैं, साथ ही साथ पेरू जा रहे हैं, अन्य देशों में जा रहे हैं। तो थोड़ा समझते हैं, ये जो मैप है इसको ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि इसके कई देशों का जिक्र आगे आने वाला है। तो थोड़ा सा समझते हैं वेनेजुएला के विषय में। पहले वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। इसके उत्तर में देखेंगे तो कैरेबियन सागर आपको दिखाई देगा, राजधानी है कराकस, पूर्व में गुयाना है, दक्षिण में ब्राजील है और पश्चिम में कोलंबिया है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है निकोलस मादुरो। वर्ष 2016 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जो जनसंख्या लगभग इतनी है। अब हुआ क्या है कि जो यहाँ की जो कंडीशन है उसके पीछे का इसका एक बैकग्राउंड है, उसको समझ लीजिए। उस जो बैकग्राउंड है वो अभी भी बना हुआ है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जब कच्चे तेल की खोज हो रही थी तो वेनेजुएला, यह पता चला कि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात तेल भंडार है, अर्थात यह दुनिया में जितना ज्ञात तेल का भंडार है उसमें पहला स्थान रखता है और साथ ही साथ यह अग्रणी निर्यातकों में से एक रहा है।
वेनेजुएला के पास दुनिया का लगभग 18% कच्चा तेल है। इसके बाद स्थान आता है सऊदी अरब का और फिर आता है कनाडा का। तो ध्यान रखिएगा, इसके पास तेल का भंडार तो क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। अगर ये निर्यात कर ले तो कई तरह की जो इसकी चुनौतियां समाप्त हो सकती हैं, लेकिन इतना भी आसान नहीं है। दरअसल हुआ क्या था कि 1980 के दशक में तेल संकट के कारण देश, तेल संकट का मतलब जब तेल का जो है कि निर्यात नहीं हो पा रहा था, तो इसका जो बाहरी ऋण संकट है वो बढ़ गया। चूंकि इसकी जो अर्थव्यवस्था है उसमें से लगभग जितना इसको राजस्व प्राप्त होता है, लगभग 95% जो राजस्व प्राप्त होता है तेल के निर्यात से होता है। लेकिन तेल संकट जब भी उत्पन्न होता है उससे क्या होता है कि चुनौतियां बढ़ जाती हैं। और इसको देखें तो 1980 के दशक में जो तेल संकट उत्पन्न हुआ था उसकी वजह से धीरे धीरे यहाँ की जो स्थिति खराब होने लगी। 1996 में मुद्रास्फीति 100% तक बढ़ गई थी, गरीबी की दर 66% हो गई थी और यहाँ पर जो अन्य कंडीशन थे वो काफ़ी खराब होने लगी। आपको पता है कि जब भी कोई देश सिर्फ तेल के ऊपर निर्भर होता है और अगर उसी चीज को बढ़ावा देता है, और बढ़ावा देने का मतलब तेल के निर्यात को ही बढ़ावा देता है, तो वैश्विक रूप में अगर तेल की दाम कम होते हैं या तेल की डिमांड कम होती है तो उससे अर्थव्यवस्था में क्या होते हैं, कई तरह की चुनौतियां होती हैं। तो इसी को बोला जाता है डच डिजीज। डच डिजीज का मतलब उस कंडीशन से है जब एक देश अपनी अर्थव्यवस्था में तेल के उत्पादन को ही प्राथमिकता दे, अन्य चीज जो अर्थव्यवस्था के सेक्टर में बर्बाद हो जाए। जैसे कि यहां पर भी हुआ था, कॉफी और कोको जैसे वस्तुओं का जो निर्यात होता था उसको कम किया गया और तेल के निर्यात को बढ़ाया गया। लेकिन जब तेल का निर्यात बढ़ाया गया तो सब कुछ तो सही होना चाहिए था, लेकिन सब कुछ सही नहीं हुआ। 1980 में जो तेल संकट उत्पन्न हुआ था उसके बाद से जब तेल की डिमांड बढ़ी, तेल का निर्यात बढ़ा, कुछ कुछ सही होने लगा था। और इसी बीच ह्यूगो सावेज 1993 से लेकर 1999 से लेकर 2013 तक यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं। इन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद अपनी अर्थव्यवस्था को समाजवादी रूप प्रदान करने का प्रयास किया, कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं घोषित की, असमानता और गरीबी को कम करने का प्रयास किया। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने अर्थव्यवस्था में जो राज्य का हस्तक्षेप बढ़ा दिया। बहुत सी कंपनियां जो प्राइवेट कंपनियां थीं उसको खरीद कर राज्य का हिस्सा बना दिया। लेकिन इन सभी चीजों से यहां की अर्थव्यवस्था पर बहुत निगेटिव इंपैक्ट पड़ने लगा, और निगेटिव इंपैक्ट इतना पड़ने लगा कि वर्तमान समय में इसके पास तेल का भंडार तो है लेकिन खुद का तेल उत्पादन करने की क्षमता नहीं है। और यहां पर भी पेट्रोल के दाम आपको जैसे हमारे यहां ऊंचे हैं ऐसे देखने को मिल रहे हैं। अर्थात यहां की अर्थव्यवस्था में इतनी ज्यादा असंतुलन आ चुका है कि खुद का तेल यह उत्पादित नहीं कर सकते। खैर, वर्ष 2013 में क्या हुआ, जैसे कि हमने बताया कि वर्ष 2013 तक के सत्ता में थे, और उसके बाद 2014 में क्या हुआ, कच्चे तेल की कीमतें $30 प्रति बैरल तक आ गई, अर्थात काफी कम हो गई। और इसके वजह से यहां पर हाइपर इन्फ्लेशन, अतिस्फीति की कंडीशन क्रिएट हुई, आर्थिक मंदी आई, मूल वस्तुओं की कमी हो गई, बेरोजगारी और गरीबी बढ़ने लगी, कुपोषण की समस्या बढ़ने लगी। और समस्या इतनी बढ़ गई कि वर्ष 2017 में वेनेजुएला को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऋण भुगतान के संबंध में कहा गया कि यह एक डिफॉल्टर देश है, कंट्री है। यहाँ की जो राष्ट्रीय असेंबली है, यहाँ पर प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर हर 26वें दिन क्या होती है, कीमत दोगुनी हो जाती है। और वर्ष 2018 की जुलाई माह में यहाँ पर जो महंगाई की दर है आप देख सकते हैं 83,000% तक पहुँच गई है। कुल मिलाकर यहाँ पर जो चुनौतियाँ उत्पन्न हुई उससे क्या हुआ, न सिर्फ आर्थिक सामाजिक चुनौतियाँ उत्पन्न हुई, कई तरह के यहाँ पर कुव्यवस्था उत्पन्न होने लगी, जिसके कारण लोग बड़ी संख्या में देश छोड़कर जाने लगे। और यह देश लोग कहाँ गए, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली और ब्राजील में जाने लगे। और एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 5.4 मिलियन लोग देश छोड़कर जा चुके हैं। कोलंबिया के जो प्रवासी हैं वह सभी देशों में अर्थात कई प्रकार की सहायता की उम्मीद यहाँ पर कर रहे थे, और इसमें से लगभग 1.7 मिलियन लोग कहां से आए थे, यह जो कोलंबिया में आ गए, कहां से, वेनेजुएला से। और कोलंबिया सरकार ने हाल ही में एक घोषणा की है कि वह 1.7 मिलियन वेनेजुएला के प्रवासियों को क्या करेगा, अस्थायी कानूनी दर्जा प्रदान करेगा। अब इससे क्या हुआ है कि जो वेनेजुएला का गुस्सा है वो कोलंबिया पर बढ़ गया है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि उसने बहुत कुछ अभी बड़ा कदम नहीं उठाया है, लेकिन यहां पर अगर शरणार्थियों का पॉइंट
पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या हुआ है, कोलंबिया ने बहुत बड़ी घोषणा की है और उससे क्या हुआ, जो शरणार्थी समस्या है उसको जो है कि टैकल करना या उसका समाधान करना आसान होगा। लेकिन यहां पर जो वेनेजुएला है वह कोलंबिया को किसी भी तरह से ऐसी परमिट के लिए जो है कि नाराजगी व्यक्त कर रहा है। आने वाले समय में देखना होगा कि आखिर ये दोनों देश कैसे इस पर अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं या किस प्रकार का एक्शन लेते हैं। इस जो घोषणा की गई है जिसके तहत 1.7 मिलियन लोगों को क्या किया जाएगा, वेनेजुएला में कानूनी दर्जा प्रदान किया जाएगा। यह इस कानूनी दर्जे के तहत क्या कर सकते हैं, पंजीकरण कराकर 10 साल तक यहां पर रह सकेंगे और यह उन लोगों को सहायता मिलेगी या लाभ मिल पाएगा जो 31 जनवरी 2021 से पहले कोलंबिया में प्रवेश कर गए थे। अब दिक्कत यहाँ पर एक और उत्पन्न हुई है कि 50 मिलियन जनसंख्या वाले कोलंबिया की भी आर्थिक स्थिति कोई ठीक ठाक नहीं है। यहाँ पर घरेलू स्तर पर कई तरह की चुनौतियाँ बनी हुई हैं। इसी के कारण वहाँ के लोगों ने नाराजगी व्यक्त की है। उनका कहना है इससे तो रोजगार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, स्थानीय लोगों को रोजगार कम मिलेगा और साथ ही साथ जो बजट पर खर्च बढ़ाया जाएगा वह किसके, कोलंबिया के लोगों के हितों में कटौती करके बढ़ाया जाएगा। और इससे क्या हो रहा है कि वहाँ पर एक तरह का विरोध प्रदर्शन चालू हो गया। हालांकि मानवाधिकार और शरणार्थी मुद्दों पर कार्य करने वाले संगठनों ने कोलंबिया की तारीफ की है और वैश्विक समाज से अपील की है कि शरणार्थी समस्या पर हमें और संवेदनशीलता दिखाने की आवश्यकता है। आई होप आप जो है कि दोनों ही टॉपिक को समझ पाए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।